हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका स्वागत एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर करता हूं। आज हम आपको बिहार पुलिस के सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। इसको देखें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं इसका, इसलिए कि टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे बिहार पुलिस का तैयारी करते हो आप, या एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, आरपीएफ का तैयारी करते हो, या एनटीपीसी की तैयारी करते हो, ग्रुप डी या एसएससी की भी तैयारी, सेंट्रल एसएससी की भी तैयारी करते हो, तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 3 आज हम कराने जा रहे हैं। आओ देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो है, इसमें जो पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव ऐसे समय प्रस्तुत किया गया जब समझ जाओ कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन जब हुआ, तब जाके उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी समय उद्देशिका या प्रियम्बल भारत का प्रस्तुत किया गया। तो डेट जो दिया है 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1949, 13 दिसंबर 1947। देखो, इसमें 13 दिसंबर तो होगा, ये तय है, लेकिन 1948 होगा कि 46 होगा कि 13 दिसंबर 1949 होगा कि 13 दिसंबर 1947 होगा। क्लियर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। अब एक बात यहाँ थोड़ा सा नोट करके देखना कि 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये पहली बैठक जो हुई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो सबसे वयोवृद्ध और सबसे उम्रदराज व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब जब 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, दोनों बैठक दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। दिल्ली में। इस समय जो अस्थायी अध्यक्ष बने, तो यह बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों कथन सत्य है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एक बात जान, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और बहुत सारे प्रावधान है जो ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। तो बच इसमें क्या गया? फ्रांस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। यानी ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए राज्य यह कदम उठाएगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 40 में कहा गया है। क्लियर? अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार करेगी। ये आता है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्लियर? ये आता है आपका 36 से 51 भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और उसी के अंतर्गत भाग अनुच्छेद कहते हैं अनुच्छेद 40 आता है, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 क्या है? ये कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 42 क्या है? अनुच्छेद 42 है सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत या काम की न्याय संगत का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 है कुटीर उद्योग की स्थापना करना। किसका स्थापना करना? कुटीर उद्योग की स्थापना करना। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्म है, राज्य सरकार करेगी। और नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो इसमें शर्त नहीं है, जैसे कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता किसमें है? नागरिकता है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। किसमें है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण से भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बाकी जन्म से, वंश से, देशीयकरण से या पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आओ, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। अब देखो, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देंगे? किसे त्याग पत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। 51 है। कौन है? 51 है। भारत के अटॉर्नी जनरल, अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है। एक बार देख लेना इसको बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आओ, किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? एक बात तय जानो आप कि धन विधेयक के संबंध में एकमात्र अधिकार लोकसभा को है। किसे है? एकमात्र अधिकार लोकसभा को है। तो ये कह रहा है कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है?
14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है। अगर नहीं लौटाए लोकसभा को तो लोकसभा पारित समझेगा इस बात को, लोकसभा इस बात को पारित समझेगा कि राज्यसभा में भी धन विधेयक पारित हो गया है। इसलिए कि राज्यसभा को विशेष अधिकार धन विधेयक के संबंध में नहीं है। नेक्स्ट आप, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। कब की गई? 25 जनवरी 1950 को की गई। नेक्स्ट आओ, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन, प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। कौन सी अनुसूची इसमें जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो कब ये संशोधन किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। नेक्स्ट आओ, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब हुआ कि जो संविधान में वर्णित है। ये जो कह रहा है क्वेश्चन का आंसर कि संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में उसका वर्णन नहीं है। अब देखिए, भारतीय चुनाव आयोग इसका वर्णन है, राज्य लोक सेवा आयोग इसका भी वर्णन है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन आपको बता देता हूं मैं, भारत के संविधान में नहीं है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, आकाशगंगा का आकार किस प्रकार है? आकाशगंगा का आकार जो है ये सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। नेक्स्ट आओ, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषुव एक बार में कितनी बार आता है? पहले एक बार बताओ, विषुव समझते हो कि नहीं? विषुव ये कह रहा है कि एक वर्ष में कितनी बार आता है। तब विषुव जो होता है ना, विषुव जो होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें एक वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। एक वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। एक पड़ती है आपका 21 मार्च और दूसरा पड़ती है 23 सितंबर। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर। इसलिए कि सूर्य का प्रकाश एक बार कर्क रेखा में भी पड़ेगा, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, इसको 23.5 डिग्री साउथ कहेंगे। अब वहाँ से जब सूर्य का प्रकाश एक बार आएगा तो 0 डिग्री से गुजरेगा, और फिर जब मकर रेखा से एक बार ऊपर जाएगा तो 0 डिग्री से गुजरेगा। इसीलिए 2 बार सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसीलिए एक वर्ष में कितनी बार एक विषुव होता है? यह 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार होता है। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को कौन सुरक्षित रखता है? माने पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित रहता है? इसे पृथ्वी पर पहुंचने में कौन रोकता है? तो वह है ओजोन। ओजोन रोकता है। यह किस परत में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में एक और प्रोसेस होता है, जहाज को उड़ाया जाता है, उड़ाया जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं, भूटान का साम्राज्य किस हिमालय के पूर्व में स्थित है? भूटान का साम्राज्य किस हिमालय के पूर्व में स्थित है? अब देखो, भूटान जब देखिए ना मैप में, तो भूटान जो होगा ना, ये पूर्वी हिमालय के भाग में स्थित है।
पूर्वी हिमालय के भाग में स्थित है भूटान। कहाँ राजधानी है इसका? थिम्पू। थिम्पू राजधानी। मुद्रा क्या है? मुद्रा है न्यूगुल ट्रम। क्या है? न्यूगुल ट्रम है। क्या है मुद्रा? न्यूगुल ट्रम है। और संसद का नाम यहाँ का क्या है? तसांगडो है। तसांगडो। क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी से कितना आगे है? इसके बारे में हम समझाए भी थे आपको कि भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना आगे है? कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसमें क्लियर करके हम बताए भी हैं पिछला बिहार पुलिस के सेट में कि क्यों आगे है। वहाँ अगर 12 बजेगा जीएमटी पर तो हमारे यहाँ 5:30 शाम होगा। आखिर क्यों होगा? ये पेपर 1 देख लेना बिहार पुलिस का, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी जो है यह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। हिमालय से भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे हिमालय से गंगा, यमुनोत्री से आपका यमुना, और बहुत सारी नदियां हैं। सतपुड़ा से भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। विंध्याचल से भी एक आध नदियां, छोटी नदियां निकलती है। नेक्स्ट आओ। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र किनके नाम पर रखा गया? इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र किनके नाम पर रखा गया? अब आओ, इसका जो आंसर हो जाएगा ये बाणासुर सागर बांध है। बाणासुर सागर बांध है जो केरल के महाराजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। अब देखो, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अब आओ, कृष्णराज सागर बांध, ये भी कृष्णा नदी पर है ना, सॉरी, ये है आपका कावेरी नदी पर। ये कावेरी नदी पर। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारत के कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? रबड़ 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 का अग्रणी उत्पादक है। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ है भीमबेटका? मध्य प्रदेश। और यहीं पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी, पत्थरों पर उकेरा गया चित्र पाया जाता है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? कम से कम 10 बार बताएं, हम 10 बार बताए हैं, बिना देखे इसको तो मारो थोड़ा सा। जातक कथाएं किससे संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट आओ। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? माने किस वंश के शासकों ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होगा? संस्थापक कौन हो जाएगा? सीमुख। सीमुख हो जाएगा। क्लियर? सबसे प्रतापी राजा कौन होगा इसका? सबसे प्रतापी राजा की हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र
सातकर्णी। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अंतिम शासक तो ये हो जाएगा बलश्री सातकर्णी। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला यह है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हो जाएगा पाणिनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। पतंजलि महाभाष्य के लेखक, चरक संहिता के लेखक, चरक संहिता के लेखक, इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। अब देखो यहाँ 2 बार युद्ध हुआ। एक बार हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। क्लियर? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं गोरी के बीच। इसमें गोरी वोन किए थे, गोरी जीते थे और जीत कर कहाँ पर कब्जा किया गया? उन तराइन पर। तो तराइन का युद्ध था ही, कब्जा किया गया। अब देखो कन्नौज का युद्ध 1540 में 1540 में। पानीपत का युद्ध, पानीपत का 3 युद्ध हुआ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में, तृतीय हुआ 1761 में। 26 में हुआ था किसके किसके बीच? ये हुआ था बाबर, किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच। तीसरा हुआ था मराठा एवं अफगानों के बीच। अफगानों के बीच। इसमें देखो मराठा जीते, वोन किए। इसमें अकबर की विजय हुई, इसमें बाबर जीते। क्लियर? तीनों युद्ध हो गया। अब आओ पलासी का तो जानिए रहे आप, 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता, सिराजुद्दौला इसी युद्ध में मारा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तराइन। आओ नेक्स्ट। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत। कब से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत। अब देखो वैदिक युग कब से शुरुआत होती है? 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक युग। क्लियर? मुगल युग 1526 से लेकर 1857 तक। क्लियर? आधुनिक भारतीय युग 1885 से लेकर 1947 तक। क्लियर? दिल्ली सल्तनत यह 1206 से लेकर 1526 तक। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक शुरुआत इसकी 1206 में, और अंतिम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1526। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट आना अगला है
कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी, नाम सुने होंगे, शेरशाह सूरी बहुत फेमस राजा, सूर वंश का संस्थापक, या इसे एक और नाम दिया जा सकता है द्वितीय अफगान वंश। प्रथम अफगान वंश बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक। द्वितीय अफगान वंश शेरशाह सूरी। अब आओ, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया? कब पराजित किया गया? तब 1540 में पराजित किया गया। कब किया गया? 1540 में पराजित किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो भाषा हो जाएगा तुर्की, तुर्की हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया? फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया तब जाकर प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। थोड़ा सा एक कथन लिखता हूं मैं, नोट में नोट करके लिख लेना। जैसे प्रश्न पूछता है कि भारत का बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। इसको नोट बना लेना, बहुत कन्फ्यूजन आता है ये। उसके बाद प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस। उसके बाद से है भारत का अभी बंगाले को रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो बंगाल का ही। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? थोड़ा सा इसमें जनरल आ गया, ये भी हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी था। अब प्रश्न पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर 1862 तक, उसी समय का बात है ये। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। क्लियर? तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। आओ, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? मतलब दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? हर्बर्ट बेकर, लॉर्ड विलिंगटन, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड इरविन। रखे कौन थे? जॉर्ज पंचम रखे थे। नेक्स्ट आओ देखते हैं। सहायक गठबंधन 1798 में किनके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली की तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, सहायक गठबंधन 1798। और नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत ये वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट आओ।
पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो था उसका मेन पर्पस भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी? तो शुरू हुई थी 1951 में। 1951 से कब चला? 1956 तक। 1950 में क्या हुआ था? तब 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। क्या की गई? स्थापना की गई। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का मौद्रिक नीति तैयार करता? मौद्रिक नीति मतलब होता मॉनिटरिंग फंड कौन तैयार करता है? प्रधानमंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट आओ, भारत में राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं इनमें से कौन से कर होते हैं? पूंजीगत लाभ, सीमा शुल्क, निगम कर, ये सब सेंट्रल सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन शराब पर उत्पादन शुल्क जो लगाया जाता है ये स्टेट सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? वित्तीय क्षेत्र में फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बैंक्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स, इसका उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज और आलू, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। नेक्स्ट आओ, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसे दूर करने में या किसे कम करने के लिए किया जाता है? तो स्वच्छ विकास जो तंत्र कार्यक्रम है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है और इसमें CO2 को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आओ, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है क्या मुर्गों की लड़ाई से है, भैंसों की लड़ाई से है, सांडों की लड़ाई से है, आदिवासी नृत्य है? तो नहीं, ये कर्नाटक का जो कंबाला त्यौहार है ये भैंसों की दौड़ है, भैंसों की दौड़ है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा दोनों ऐड करो यहाँ। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा पंजाब का। उत्तर प्रदेश का क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का क्या है? नौटंकी है। और क्या क्या है? कजरी है। महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा है, लावनी है। असम का क्या है? बिहू है। बिहू का 3 रूप होता है, कट्टी बिहू, सट्टी बिहू और एक पट्टी बिहू। बिहू है, सत्रिया है और पंजाब का तो भांगड़ा गिद्दा हो ही गया। नेक्स्ट आओ, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात है? पंडित जसराज जो है आपका ये शास्त्रीय संगीतकार है। क्या है? शास्त्रीय संगीतकार है। तबला कलाकार कौन कौन है? तबला कलाकार आपका जाकिर हुसैन साहब है, जाकिर हुसैन या अल्लाह रखा खां और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संगीतकार। नेक्स्ट आइए, लाइफ ऑन माई टर्म्स। लाइफ ऑन माई टर्म्स पुस्तक की रचना किसने किया और यह किसकी आत्मकथा है? तो यह है शरद पवार साहब का। शरद पवार, NCP शरद पवार एक राजनेता हैं
जो महाराष्ट्र के सक्रिय राजनीति में इनकी भूमिका रहती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, अगला देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन के संस्थापक हैं? ये कैलाश सत्यार्थी बहुत बड़े एक आंदोलन चलाए थे, इसका नाम जो है बचपन बचाओ आंदोलन। क्या बात है, बहुत बड़ा आंदोलन है ये, बचपन बचाओ आंदोलन। इसी के संस्थापक थे कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2014 में इन्हें एवं मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से मिला था। नेक्स्ट आओ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। स्थापना कब हुआ था इनका? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट आओ, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? निम्नलिखित में कौन जमीन से हवा मार करने वाली, मतलब जमीन से एक बार हवा में? त्रिशूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिशूल हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर क्या होता है? तो यह होता है मानव का मस्तिष्क। वेटवेयर जो होता है मानव मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट आओ, अगला है कि 1 पेटाबाइट बराबर 1024 होता है। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 होता है। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 होता है, तो वह किसके बराबर होगा? यह जो होगा टेराबाइट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टेराबाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? लॉजिक गेट नहीं है। यह है कि एंड, आर, नॉट, सभी लॉजिक गेट्स हैं। सभी लॉजिक गेट्स हैं। नेक्स्ट आओ, यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? यूडीपी जो है आपका, यूडीपी जो है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आओ, दाब मापने के लिए किस इकाई का, एसआई इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दाब मापने के लिए आपको पता होनी चाहिए, पास्कल का प्रयोग किया जाता है। केल्विन किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान को या डिग्री सेल्सियस प्रयोग किया जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता को, एम्पियर विद्युत धारा को, किसे? विद्युत धारा को। नेक्स्ट आओ, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। ये लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापमान को मापने में भी सक्षम है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी एक अदिश राशि है? तो यंग का मापांक अदिश राशि है। बाकी भार, आवेग और त्वरण ये सभी समझ जाइए कि सदिश राशि है। नेक्स्ट आइए, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति किसका एक उदाहरण है? तो तोप का गोला हमेशा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर वर्क करता है, तो ये हो जाएगा प्रक्षेप्य गति। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है यह 45 डिग्री पर छोड़ने पर अधिकतम दूरी तय करेगा। एक जगह और भी देखा जाता है, क्रिकेट के जो स्पिनर होते हैं ना,
स्पिनर्स, यह जब बॉल फेंकता है ना तो बॉल 45 डिग्री पर घुमाने पर अधिक फ्लाइट करती है और बैट्समैन को खेलने में परेशानी होती है। टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। कैल्शियम है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। क्लोरीन का कितना होता है? 17। सल्फर का कितना होता है? इसका मैग्नीशियम कितना होता है? 12। सल्फर कितना होता है? 16। इसमें जो है ना इसका 40 होता है, बाकी सबका कमे होगा। 17 दूना 34 कुछ कमे होगा, 12 दूना 24 25 होगा, 16 दूना 32 कुछ कमे होगा, लेकिन कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है सबसे अधिक इन तत्वों में होगा। नेक्स्ट आओ, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो पाचन में मदद कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यह अमाशयी रस है। यह अमाशयी रस है, पाचन में मदद करता है। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेवार है? कौन सी आयन कठोरता के लिए जिम्मेवार है? तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लगा दो इसको ऐसा ही, टक से मारो इसको, देखो क्या होता है। सबसे कठोर के बात आएगा तो हीरा होगा। क्या होगा? हीरा होगा। कोयला का भी 4 ग्रुप होता है, चांदी और अर्जेंटम होता है, लोहा, आयरन, ये भी 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है इसे माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट आओ, ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उसके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? मटर पर। मटर के पौधों को ही साहब ने चुना। नेक्स्ट सेशन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? चींटी प्रजाति है सबसे तेज दौड़ने वाली, यह है सहारन सिल्वर चींटी। सहारन सिल्वर चींटी। अगला है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया एक बात जान जो ये खून की कमी से होता है। खून की कमी होगा तब एनीमिया होगा। ल्यूकीमिया कैंसर का एक रूप है। हीमोफीलिया आनुवांशिकी रोग है। आनुवांशिकी रोग है। तीनों हट गया तो बच गया का ऑप्शन क्या? सी, पॉलीसाइथेमिया। ये आरबीसी के रक्त में बढ़ने से हो जाती है और इसकी स्थिति बन जाती है। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइज, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं में पोषण प्राप्त करते हैं? आखिर ये होते क्या है? ये अपरदाहारी होते हैं। क्या होते हैं? अपरदाहारी होते हैं। नेक्स्ट आओ, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया में ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है?
राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। मैंने अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। ये भारत के बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऐसा भी व्यवस्था हो रहा है अब दीपावली को। किसे? दीपावली को। हाल ही में किसे 2025 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? हाल ही में किसे 2025 का आईसीसी क्रिकेटर 2025 का ऑफ द ईयर चुना गया है? ये हो जाएगा शुभमन गिल। कौन हो जाएंगे? शुभमन गिल। आओ नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए समझौता किया है? ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए समझौता किया है? वह देश कौन सा हो जाएगा? वह अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन किस रूट पर शुरू होने की संभावना है? अब लग रहा है कि चढ़ जाएगा अभी बुलेट ट्रेन पर, इसलिए कि ये प्रोजेक्ट है 2022 का, 2022 का, लेकिन 25 में उम्मीद है कि अभी रूट पर शुरू करने की संभावना है। होगा कि ना होगा अब तो खैर सरकार जानती है और इस योजना के बड़ी बड़ी कंपनियां जानती हैं क्या होगा। मुंबई से अहमदाबाद, कहाँ शुरू करने की योजना है? मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट, भारत का पहला सोलर पावर्ड अंतरिक्ष मिशन 2025 में किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला सोलर पावर्ड अंतरिक्ष मिशन 2025 में किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है भाई? इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। नासा कहाँ का है? अमेरिका के स्पेस एजेंसी है। ये तो स्पेस तो अंतरिक्ष होता ही है, अंतरिक्ष। डीआरडीओ भारत का है, इसरो भी भारत का है, बेंगलुरु है मुख्यालय इसका। नेक्स्ट आओ, किसे 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखो यहाँ, इसमें रतन टाटा दिया है, लाल कृष्ण आडवाणी दिया है, सचिन तेंदुलकर दिया है, अटल पेंशन योजना दिया है। ऑप्शन से ही देख लो, हटाओ इसको। लाल कृष्ण आडवाणी थे और बिहार से एक व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया। उत्तर प्रदेश से भी एक व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया। नेक्स्ट आओ, अगला है निम्नलिखित 4 अक्षरों संयोजन में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर उस समूह में संबंधित नहीं है? ये दिया है, देखो एक बात जानो। एक्स दिया है, डबल सी दिया है, यू दिया है, आर दिया है, भी दिया है, आर दिया है, एस दिया है, पी दिया है। तो एक बात जानो, ये किस पर पड़ता है? एक्स पड़ता है किस पर? 24 पर। ये किस पर पड़ता है? 21 पर। अंतर कितना का रहा? 3 का। यू कितना पड़ता है? 21 पर। ये कितना पड़ता है? 18 पर। अंतर कितना का रहा? 3 का रहा। ये कितना पड़ता है? 22 पर। ये कितना पड़ता है? 18 पर। अंतर कितना का रहा? 4 का। ये कितना पड़ता है? 19 पर। ये कितना पड़ता है? 16 पर। अंतर कितना का रहा? 3 का। तो एक बात जानो, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये डिफरेंट क्या हो गया? ये हो गया 4 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। यहीं से देख लो इसे। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा समीकरण इसमें संतुलित किया जाएगा जिसकी वजह से ये 1 से 21 आएगा। तो देख लो, एक बात जान लो, पहले तो गुणा होगा, ये तय है। गुणा होगा तब जाके, इसलिए कि 30 से 4 है, 2 है और 1 है। तो पहले वाला ऑप्शन देख के पहले देखते हैं होता है कि नहीं। तो 2 जगह कहाँ है? पहले गुणा इसमें है और इसमें है।
ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ये तो हो भी नहीं करेगा, इसलिए पहले ही भाग है। तो 30 में 4 से भाग नहीं जाएगा। अब देखो पहला वाला देखते हैं। तो 30 चौका 120, फिर माइनस करेंगे 2, तो 120 में से माइनस 2 किया 118 प्लस 1 119 नहीं होगा। बी वाला तो हो भी नहीं करेगा। सी वाला देखते हैं। 30 चौका 120 माइनस 2 करेंगे तो 118, अब भागा सेम हो जाएगा। डी वाला करके देखते हैं। 30 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 1 बराबर क्या होता है? 30 चौका 120 प्लस 1 2 और माइनस 1, 122 में से 1 गया 121। ये वाला डी वाला सही है। क्या है? सही है। नेक्स्ट आओ। दिए गए शब्दकोश को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? देखो इसको सजाते हैं। तो देखो ACR यहाँ ई दिया है, यहाँ आई दिया है, यहाँ ACR यहाँ आई दिया है, यहाँ भी आई दिया है, यहाँ भी आई दिया है, लेकिन दो के बाद है। यहाँ भी आई दिया है, यहाँ भी आई दिया है। तो एक बात तय मानना कि दूसरा स्थान पर ये आया। कौन आया? ये दूसरा स्थान पर ये आया। पूछ क्या रहा है? तीसरा स्थान पर। तीसरा तो कहानी यहीं खत्म हो गया। तो इस सब में बच पहुंच गया ये नंबर। क्या बच गया? सीरीज। सीरीज जो है किस में है? ए में है। आगे देखो, ये देखो, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। माने जिस प्रकार ये संख्याएं संबंधित है उसी प्रकार इसमें से कोई संख्या संबंधित है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ हम भी लगाते हैं, देखते हैं पास होते हैं कि फेल हो जाते हैं। अब एक बात देखो, यहाँ प्लस अगर करते हैं तो 11 7 18, 18 गुणे 4 बराबर 72 हो जाएगा। देखते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ अगर प्लस करते हैं तो 8 5 13, 13 गुणे 3 13 3 39। एक में 4 से गुणा किए, एक में 3 से गुणा कर दिए। तो 4 से गुणा किए तो इसमें 72 आ गया, इसमें 3 से गुणा किए तो 39 आ गया। अब देखो ये वाला व्यवस्था इसमें काम करता है कि नहीं? 5 और 2 7, 7 में किसी से गुणा होगा ही नहीं कि 23 आएगा। ये ऐसे ही गड़बड़ है। 2 प्लस 3 30 में 3 में कुछ किसी से गुणा होगा नहीं कि 1 आएगा। ये भी गड़बड़ है। अब देखो यहाँ कहानी बनेगा। 6 5 11, 11 में किसी से गुणा करेंगे 13 आएगा। ये भी नहीं होगा, बच गया। ये सही है। 7 4 11, 11 3 33। नेक्स्ट आओ। अब देखो ये प्रश्न है आपका सिलोजिज्म का। इसमें कह रहा है कि सभी ZX है। ये जो सभी Z है ना, सभी Z है ना, सभी Z जो है X है। क्लियर? और सभी GX है, माने सभी G जो है ना, अब देखो सभी G जो है ये X है। क्लियर? सभी G X है और सभी ZX है। अब देखो यहाँ कुछ J है, दोनों को देखो तो अंतर लग रहा है? ये नहीं लग रहा है। पहला ऐसा ही गड़बड़ है। सभी G है तो देखो X इधर है, सभी नहीं होगा। ये जब भी बोलेगा तो कुछ बोलेगा, तो ये भी गड़बड़ है। कुछ ZX है तो कुछ ZX, कुछ ZX, X इधर है ना, X इधर है, नहीं हो सकता है। अब देख लो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा आपका, इसमें से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्लियर? कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट आओ। ये तो बड़ी हार्ड क्वेश्चन आ गया सर। ये है आपका ट्रिगो का है। इसका देखो डायरेक्ट आंसर जाओ। अब बहुत लंबा बनेगा लेकिन आसानी से बना लेना। आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। एक बात जानो, समान शेषफल आता है। इसमें से कौन से भाग करेंगे कि शेषफल समान हो जाएगा? 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49 तो ऐसे ही कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 एकम 7, ये भी कट जाएगा। 7 चौका 28,
इसमें बच गया 4, 7 छक 42, ले भाई भाई ये भी कट गया। 9 से ये कटेगा, 9 से ये भी, 9 कम 9 है, 9 से कटेंगे तो 9 कम 9 है 5, नहीं कटेगा। ये भी कटेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, 8 से तो कटबे नहीं करेगा, 5 से तो कटबे नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 7। एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका पी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। यदि एपी बराबर 14 है तब पीडी की लंबाई कितनी होगी? तो पीडी की लंबाई 7 हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी में पी माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, एपी बराबर 14 सेंटीमीटर, ये बराबर दे रहा है 14 सेंटीमीटर। तो पीडी की लंबाई क्या होगा? पीडी की लंबाई 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर और कोण इतना सेंटीमीटर है। इसका आंसर देख लो कितना होगा। इसका आंसर जो होगा, जैसे ऐसे फार्मूला भी होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 360 गुणा 22/7 गुणा 4 ये ना है जी। कटेगा ये 12 से 12 36, 4 12। अब देखो 22 चौका 88, ये हो गया 22 चौका 88। अब बटा ये कितना हो गया? 7 त्रिका 21, तो 21 चौका 84 तो ऐसा ही हो गया। 21 चौका 84 तो ऐसे ही हो गया। और जो 21 चौका 84 फिर 40 बचा ना, पॉइंट जाएगा। तो 21 का 21 है, तो 4 के बाद 1 किसी में नहीं है, 4 है ही नहीं है, 4 है ही नहीं है, तो इसी में है। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? इसमें निकालना है आर बराबर वाट। क्या दिया है ये? 25/36। इसमें 36 और 25 क्या हो जाएगा? ब्याज की क्या का साधारण ब्याज राशि का 25/36, यानी कि ये हो जाएगा SI, और ये हो जाएगा आपका P। फॉर्मूला जो होता है तो साधारण ब्याज बराबर होता है समय गुणे दर गुणे ब्याज बटा 100। देखो तो ये कटेगा x का स्क्वायर यानी कि 36x स्क्वायर 2500, ठीक है। x का स्क्वायर बटा ये हो जाएगा 2500 बटा 36। अब x का बराबर √2500 बटा 36, तो ये हो जाएगा 50/6। तो 50/6 तो 6 8 48, 8 इसी में है। क्लियर? 8.33। आइए अब अंग्रेजी है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नंबर इम्प्रूवमेंट द इज नीड सेलेक्ट नंबर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। वी वेयर टुक ऑन द विनयार्ड्स फॉर ए टूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसमें टुक ऑन होगा कि टकन टू होगा कि टकन ऑन होगा? इसमें होगा क्या? टकन टू होगा। क्या होगा? टकन टू होगा। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है किसका? बेटरमेंट का। बेटरमेंट का एंटोनिम क्या होता है? ये होता है डेट्रियोरेशन। क्या होता है? डेट्रियोरेशन। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नंबर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नंबर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यानी कि ऑल दो ही गोट द मैसेज हर रस्ड होम।
इसमें क्या होगा ऑल्दो के स्थान पर, ये हो जाएगा एज सुन एज, एज सुन एज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। माने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि ए टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, इनफ्लेमेबल। क्या हो जाएगा, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन ए जर्नी। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इटिनररी। नेक्स्ट आओ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segment, identify the segment that contains grammatical error। माने ग्रामेटिकल एरर है, इसमें आपको बताना है कि क्या एरर होगा। इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे आई शैल गिव हिम दिस बुक। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इसमें गड़बड़ी जो है ना, इफ आई विल मीट नहीं होगा। क्या होगा, इफ आई विल मीट नहीं होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मानो वोलेटाइल, 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 इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका होता है सर्टेन, सर्टेन होता है। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको स्पेलिंग देखना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा है, ये हो जाएगा ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस have been given as option one of the contains grammatical error। इसमें भी grammatical error है, जैसे कह रहा है कि I could not went for any sisters, I could not for went my sister wedding in Rajasthan as I had my final examination at that time। तो इसमें जो हो जाएगा आपका could not went, could not went हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स एज ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी है, द नेचर चैनल गिव्स अ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेंट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर जो हो जाएगा गिव्स ए लॉट्स ऑफ। क्या हो जाएगा, गिव्स ए लॉट्स ऑफ। यहाँ गिव्स ए लॉट्स ऑफ जो दिया है ग्रामेटिकल एरर है, गिव्स ए लॉट्स ऑफ। नेक्स्ट आइए, अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है, अस्पृश्य का विलोम शब्द होता है, यह है अस्पृश्य, अस्पृश्य होता है। क्या होता है, अस्पृश्य होता है। नेक्स्ट, दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या है, दर्शिका, दर्शिका, तो जो बाद में आकर जुड़े उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। जो पहले आकर जुड़े उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग, दर्शिका। महाधनीश, महाइस या का संधि रूप क्या होगा, तो महेश का संधि रूप होता है महाधनीश। नेक्स्ट आओ, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, निस्पृह होगा। क्या होगा, निस्पृह होगा। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए या करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए शब्द होता है अंतेवासी, अंतेवासी। नेक्स्ट आओ, अत्र अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसमें क्या होगा, अनाज दूसरा, अनाज फल, पेड़ पौधे दूसरा और पराया। क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा अनाज एवं दूसरा। नेक्स्ट आइए, सर्प मेढक सिंह घोड़ा बानर, सर्प मेढक सिंह घोड़ा, समझिए कि बानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। क्या समझाने वाला शब्द है, हरि। क्या समझाने वाला शब्द है, हरि। नेक्स्ट आओ देखते हैं, अक्ष का अनेकार्थी शब्द बताइए। अक्ष, अक्ष का होता है धुरी, अपने एक्सिल पर घूम रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपने धुरी पर घूम रहा है। ये रहा है आपका,
ये रहा है आपका आज का सेशन का लगभग 98 क्वेश्चन। इसको देखिए शानदार तरीके से और एक नोट्स बनाओ और बेहतर करके आओ, एग्जाम में समय नहीं है। इसी के साथ लेता हूं विदा। धन्यवाद, खुश रहिए आप लोग।